हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बात सबसे पहले होगी जहांगीर खान तरीन की, जो एक वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान के मोतमद ख़ास थे और ये कहा जाता है कि इमरान खान के सबसे बड़े सपोर्टर भी रहे। मगर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो जहांगीर खान तरीन ने ऐलान किया शुरू में कि वो जो है अब अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं। उसके बाद वो बाहर भी चले गए, मगर बीच में उनको ज़राअत में जब पाकिस्तान को मसला हुआ हुकूमत को, तो उन्हें कुछ कमेटियों की सरबराही भी दी गई। फिर चीनी का स्कैंडल जब सामने आया और शुगर कमीशन बना, तो उसके बाद से वो ज़ेर अताब कह लें या उनके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशंस हैं FIA की वो चल रही हैं। FIA ने 3 केसेस उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए हैं उनकी शुगर मिलों के ख़िलाफ़, और ये कहा गया है कि जहांगीर खान तरीन की जो शुगर मिल्स हैं वहाँ रिकॉर्ड फज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और जो टैक्स का पैसा है वो भी खासा इधर उधर किया गया है। जहांगीर खान तरीन जो हैं इस सारे चीज़ों से अब तक इनकार करते आए हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी सब चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ के पास है, मगर ये सिलसिला रुक नहीं रहा। आज वो एक मकामी अदालत में मुल्तान की वहाँ गए और उन्होंने जो बेल के लिए एप्लीकेशन थी, बेल बिफोर अरेस्ट की, वो उनकी एक्सटेंड हो गई है 10 अप्रैल तक, क्योंकि जज साहब आज नहीं आए थे। अब 10 अप्रैल को देखते हैं कि मकामी अदालत क्या फ़ैसला करती है। मगर आज जब वो गए अदालत तो उनके साथ 3 MNAs और 10 के करीब पंजाब असम्बली के MPs भी मौजूद थे। और उस मौके पर पहली दफ़ा जहांगीर खान तरीन, जो वैसे ख़ासे कूल कस्टमर रहे हैं, कभी ज़्यादा जज्बात में नहीं आते, मगर आज पहली दफ़ा उनके लहजे में कुछ तलखी देखी गई। पहले सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। मैं ये पूछता हूँ, मजबूर हूँ पूछने में, कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। 1 साल से मेरे ऊपर ये शुगर इंक्वायरी कमीशन के बाद से ये चीज़ें चल रही हैं। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं चाहता हूँ कि ये बातों का कोई जवाब तो दे। क्यों, आखिर क्यों इस तरफ जहांगीर तरीन के ऊपर FIR है? और आपको मैं एक और भी खबर दूँ, जुल्म बढ़ता जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। कैसे कि आप कुछ दिन, 2 दिन से 3 दिन पहले मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए। यानी कि ना कोई केस में पेशरफ्त हुई है, ना कोई गवाही आई है, ना कोई चीज़ चली है। केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और मेरे और बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों किए, किस लिए किए, क्या आपको फ़ायदा इस चीज़ से, और वो कौन कर रहा है ये? मेरे ये सारे सवालात। अफसोस का मकाम ये है कि आज मैं और मेरे दोस्त के साथ आपके सामने यहाँ खड़े हैं और जो ये बात भी करेंगे, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? खासी इस पे चहमे गोयाँ शुरू हो गई हैं कि जहांगीर खान तरीन एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। अल्फाज का चुनाव तो वैसे अल्फाज है। बिल्कुल। एक छोटे से क्लिप में तकरीबन 4 मुख्तलिफ हेडलाइन के ऑप्शंस हैं आपके पास। एग्जैक्टली। तो बहरहाल क्योंकि हम तो कराची में बैठे हुए हैं और बहस तो सब तजज़ियाकारों से ही हो रही है, मगर हमने सोचा कि हमारे जो डॉन अखबार के रिपोर्टर हैं मुल्तान में, शकील अहमद, वो खासी ख़बर रखते हैं कि जहांगीर खान तरीन एक्चुअली क्या उनका गुस्सा सिर्फ गुस्सा है या वो किसी सियासी मुखालफत में भी तब्दील होगा। तो शकील, जिस तरह आज बोले हैं जहांगीर तरीन, तो आपको क्या इत्तलात है वहाँ पर कि क्या चल रहा है? देखिए, जहांगीर तरीन साहब की जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो अब इस नहज और लेवल पर पता है कि शायद वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं और उनकी आज दूर से यही तासुर सामने आ रहा है कि अब वो वापसी की तरफ नहीं जाने वाले, वो आगे का सफर करेंगे। जहांगीर, पाकिस्तान की सियासी तारीख अगर हम कभी लिखी जाएगी तो उसमें तो पता नहीं जहांगीर तरीन का जिक्र होता है या नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब भी कभी तारीख लिखी जाएगी तो उसमें
जहांगीर तरीन का जिक्र होगा, क्योंकि इस जमात में रूह फूंकने वाले शख्सियत का नाम जहांगीर तरीन है, जिन्होंने अपने दिन रात कोशिशें करके इस जमात को एक जमात की शक्ल दी और उसके लिए बेतहाशा अपने वसाइल का इस्तेमाल किया और किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं की उन्होंने उन वसाइल के इस्तेमाल में लाते हुए। हालांकि उस चीज को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। जहांगीर तरीन पीटीआई के एटीएम समझे जाते थे कि इनकी इन्वेस्टमेंट होती थी। तरीन साहब बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करते हैं और इनकी शादी हुई है अहमद महमूद साहब की सिस्टर के साथ। तो वहां से इनका जो पहली शुगर मिल का जो उनका तजुर्बा हुआ, तो वो उनको उनके ससुर की तरफ से मिली थी शुगर मिल। तो इनकी सियासत में दिलचस्पी भी इनके ससुराली खानदान की वजह से है कि ये सियासत में उस वक्त आए जब इनके जो बिरादर ना है मखदूम अहमद महमूद साहब, वो इनको सियासत में लेकर आए थे। सो अब बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से पास और जहांगीर तरीन साहब की वो वापस आने से जब वो वापस आए हैं, उसी वक्त से एक एहसास हो रहा था कि तरीन साहब कुछ सोच कर वापस आए। तरीन साहब ऐसे कोई भी बड़ा सियासी कदम नहीं उठाते। तरीन साहब के अगर आप मादी के सियासी इक़दामात को देख लें तो चौधरी परवेज इलाही के साथ उनके याराने, बाद में चौधरी परवेज इलाही की जब हुकूमत डामाडोल हुई या चौधरी साहब को बताया गया कि भाई आप चीफ मिनिस्टर हैं और जहांगीर तरीन साहब इतने इफेक्टिव हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं आप चीफ मिनिस्टर ना रहें और तरीन साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएं। तो उन्होंने फासले कर लिए थे और बाद में तरीन साहब के नून लीग के साथ मामला कुछ चलते रहे थे। शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत करीबी थे ताल्लुकात जहांगीर तरीन साहब के। इसी तरीके से इन्होंने एक इलेक्शन जब लड़ा था जो फंक्शनल लीग के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ये गालबन एमएनए मुंतखब हुए थे और अहमद महमूद साहब एमपीए मुंतखब हुए थे। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी 2008 में हुकूमत बनाने जा रही थी और यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का इन्होंने फैसला किया था, जबकि पंजाब में इन्होंने नून लीग की हिमायत का फैसला किया था, जो पंजाब से फंक्शनल लीग के 2 पार्लियामेंटेरियंस थे। उन पार्लियामेंटेरियंस ने पंजाब में नून लीग की हिमायत का फैसला किया था और विफाक में यूसुफ रजा गिलानी साहब की हिमायत का फैसला किया था। तो जहांगीर तरीन साहब हवा के रुख को मद्देनजर रखते हुए अपने सियासी इक़दामात और फैसले लेते हैं। तो अब यही समझा जाए, जो हमें समझ आ रहा है कि कोई बड़ी सियासी पेशरफ्त होने जा रही है और जिसकी वजह से तरीन साहब इस तरीके से गुस्से का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उनको ही दबाने की कोशिश। अच्छा शकील, ठीक है, आपकी जो एनालिसिस है उससे जाहिर है कि ये बात समझ में आ रही है कि कोई बड़ी सियासी पेशरफ्त होनी चाहिए। पॉसिबल सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, मेरी तरीन साहब के जो करीबी लोग हैं उनसे बात हुई है। उन लोगों का कहना है कि तरीन साहब कोई जल्दी में नहीं है, वो कोई जल्दी में कोई बड़ा सियासी फैसला किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने का वो नहीं लेने जा रहे हैं। तरीन साहब अभी पीटीआई पर ही फोकस करेंगे और आज उनके साथ जब वो पेश हुए हैं तो एमएनए और एमपीएस पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले उनके साथ थे। उनमें कुछ एमएनए और एमपीएस ऐसे भी हैं जो साउथ पंजाब सराइकी बेल्ट से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो वो लोग भी उनके साथ खड़े थे और सलमान नईम जो पीटीआई के कैंडिडेट थे जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को सूबाई असेंबली की सीट पर जनरल इलेक्शन में शिकस्त दी थी, वो भी उनके साथ खड़े थे। वो शुरू दिन से शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में जहांगीर तरीन के आदमी तस्वर किए जाते हैं, उनके करीब तस्वर किए जाते हैं, वो भी मौके पर मौजूद थे। सो एक जब पीटीआई के लिए टिकटों की तकसीम हो रही थी तो इस पूरे रीजन में जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी तो बड़े नाम थे जो पार्टी की टिकटें तकसीम कर रहे थे। और पल्ला ज्यादा भारी जो दिखाई दिया उस वक्त भी दिखाई दे रहा था, वो
जहांगीर तरीन साहब का था शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में। मुल्तान की कुछ सीटों पे कुछ ऐसे मामलात हो गए थे जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब मुख्तलिफ कैंडिडेट को, किसी और कैंडिडेट को लाना चाहते, जबकि जहांगीर तरीन साहब किसी और कैंडिडेट को लाना चाहते। तो अक्सर यानी अगर हम कहें कि 90% या 95% जो बात मानी गई थी इमरान खान तो साहब हम की ये तरफ कह से, सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, एक लम्हे को भूल जाएं कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप और शाह महमूद कुरैशी ग्रुप में आज भी लड़ाई जारी है, मोर्चे तब्दील हो गए हैं, एक बाहर की तरफ से लड़ रहा है, एक अंदर बैठा हुआ है? देखें मेरा ख्याल में अब ये जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी ग्रुप की लड़ाई रही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब की सुलह हो चुकी है, जिसके बाकायदा अनाउंसमेंट शाह महमूद कुरैशी साहब मीडिया से बात करते हुए मुतअद्दिद बार कर चुके हैं कि हमारी सुलह हो चुकी है। और इसी तरीके से तरीन साहब भी मीडिया को ये बता चुके हैं कि हमारे इख्तलाफात जो थे अब वो मादी का हिस्सा है। लेकिन अब मसला शाह महमूद कुरैशी और तरीन साहब का नहीं है, अब मसला इमरान खान और शाह अपना जहांगीर तरीन का है। तो शकील, इसी पॉइंट पर अगर हम आगे ले जाएं तो आपकी सोच में क्या आज जो ये बात हुई है, ये क्या जहांगीर तरीन साहब ने एक वार्निंग शॉट मारा है खान साहब की तरफ कि जी मुझे अगर एक पॉइंट से आगे आपने प्रेशर डाला तो हमारे पास भी काफी असला पड़ा हुआ है? एक वक्फा ले लेना, वक्फे के बाद में उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक जी। अब बात कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब पर। तरीन साहब, ब्रेक से पहले आपसे मेरा सवाल ये था कि अगर ये वार्निंग शॉट है जहांगीर तरीन साहब की जानिब से तो अगर खुदा ना खास्ता एक सियासी जंग शुरू होती है तो कितना असला है तरीन साहब के पास? देखिए, आप कह रहे हैं ये वार्निंग शॉट है, ये वार्निंग शॉट नहीं है, ये ऐलान जंग है तरीन साहब। और तरीन साहब ऐसे ऐलान जंग नहीं किया करते। तरीन साहब का ऐलान जंग बहुत सारी सियासी आपको इसका पेशकमा होंगी, सियासी बहुत सारी सियासी यानी आप कह लें कि ऐसी एक्टिविटीज सामने आएंगी जो मुल्क की तारीख में एक अहम मोड़ साबित होंगी या सियासत का रंग अलबत्ता वो चेंज जरूर करेंगी। तो ये ऐलान जंग है तरीन साहब की तरफ से। इस दफा आप देख रहे हैं कि वो अपने साथ एमपीएस और एमएनएस लेकर गए, वो किसी और जमात के अपने साथ एमपीए एमएनएस नहीं लेकर गए, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस और एमएनएस को लेकर गए। अगली दफा इससे ज्यादा लोग होंगे। बिल्कुल, ये बात तो राजा रियाज साहब ने भी कही आज जो उनके साथ थे कि अगली पेशी पर और ज़्यादा जो एमपीएस और एमएनएस, और आप ये देखेंगे उन एमपीएस और एमएनएस को ये खौफ नहीं है कि पार्टी क़यादत उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। हाँ, वो तो पहली बार हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये सरगर्मी शुरू पंजाब सूबा तक महदूद रहेगी या ये वफाक पर भी असर डालेगी? देखिए, मेरा ख्याल में जहांगीर तरीन का इन्फ्लुएंस सिर्फ पंजाब तक महदूद समझना ये किसी हद तक मुनासिब इसलिए नहीं होगा कि तरीन साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, साथ साथ वो एक सरमायाकार है। तो जो सरमायाकार होते हैं उनका एक तरीकाकार है, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ लोगों पर, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस पर, मुख्तलिफ ग्रुपों पर, मुख्तलिफ सियासी जमातों पर, और एक ही वक्त में वो मुख्तलिफ सियासी जमातों पर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो ये कहना कि वो सिर्फ एक मखसूस खित्ते तक, साउथ पंजाब तक या सूबा पंजाब तक महदूद रहेंगे, तो मेरा ख्याल में उनका इन्फ्लुएंस केपीके में भी है, उनका इन्फ्लुएंस आप बलोचिस्तान में भी देख सकते हैं। केपीके देखें, गुजारिश ये है जहांगीर खान तरीन साहब जो की वालदा हैं और जो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की मिसेज थी, वो दोनों बहनें हैं। अच्छा, तो आप ये भी देखें कि उनका इंडस्ट्रियलिस्ट होना, सरमायादार होना, उनका सियासी घरानों से अपना ताल्लुक होना, उनका फौजी घरानों से अपना ताल्लुक होना, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जहांगीर तरीन को किसी जगह पर कमजोर नहीं
जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा कि जहांगीर तरीन साहब कमजोर होंगे। इसके अलावा वो बड़े धीमे मिजाज के हैं, लोगों के साथ बनाकर रखते हैं, इन्वेस्ट करना जानते हैं और सबसे बड़ी यही उनकी खूबी है कि वो इन्वेस्ट करना जानते हैं। तो इमरान खान जो हैं, जाहिर है उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि देखें, इमरान खान ने अपने एक दोस्त को भी मिसाल कायम की, वो करप्शन ख़त्म करने की बात करते हैं और यहाँ पर भी वो कहते हैं कि जो केसेस बनाए गए वो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और जो टैक्स इवेजन के हैं। तो ये जो आपको लगता है बयानिया, ये जहांगीर तरीन साहब की सियासत को रिस्ट्रिक्ट कर पाएगा? देखिए, ये बयानिया मुकम्मल और कुल्ली तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये पीटीआई के लोगों, तमाम पीटीआई के लोगों का बयानिया है। पीटीआई के बहुत सारे लोग जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, वो किसी इधर उधर से किसी जमात से आए हुए नहीं है। जो बुनियादी तौर पर पीटीआई के लोग हैं, उनमें बहस छिड़ी हुई है, उन पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स पर बातें चल रही हैं। वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन ज़ाय करने वाला बंदा नहीं है, जहांगीर तरीन पीटीआई का सरमाया है, जहांगीर तरीन के पीटीआई के लिए बहुत खिदमात हैं। तो इस किस्म का जो हमदर्दी का तासुर है पीटीआई के लोगों के अंदर से, तो वो जहांगीर तरीन के मुकाबले का कोई ऐसा बंदा इमरान खान के बाद, या जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं या जिसको वो कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए ये कहना कि पीटीआई कुल्ली तौर पर इमरान खान के जहांगीर तरीन को साइडलाइन करने या उनको किसी किस्म की बकौल उनके विक्टिमाइज करने की किसी भी फैसले को वो खुश दिली से कबूल नहीं करेंगे, उसको वो रिजेस्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि पीटीआई में बहुत सारे लोग हैं जिनको पीटीआई में शामिल कराने का सेहरा जहांगीर तरीन साहब के सर पर है। सिर्फ इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने का सेहरा उनके सर पर नहीं है। पीटीआई की इब्तिदा को आप उठाकर देख ले, पीपल्स पार्टी से बहुत सारे लोग, नून लीग से बहुत सारे लोग, जनूबी पंजाब सूबा महाज के लोगों को जाकर मर्जर कराना पीटीआई में, तो ये सारे वो इक़दामात हैं जिनको पीटीआई का वर्कर अपने आंखों से देख रहा था और वो किसी सूरत में इसको इग्नोर नहीं कर सकता, जैसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब जहांगीर तरीन अपने जब एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सामने आ रहे हैं कि क्यों मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्यों दोस्ती को दुश्मनी में बदला जा रहा है, और वो साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि मैं एक बंदा नहीं हूं जिस पर्चे आप दे रहे हैं उस रिपोर्ट में और लोगों के नाम भी हैं। तो इस चीज को भी लोग देख रहे हैं, पीटीआई के लोग देख रहे हैं। इसीलिए ये कहना कि इमरान खान साहब तरीन साहब के लिए मसला पैदा कर सकते हैं तो मुश्किल है, लेकिन तरीन साहब इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शकील। और बड़ी अच्छा, इसमें जो है ज़ाहिर है भरपूर तज्जिया था ये। आपको ज़रा जहन में लाइए, जहांगीर तरीन के तैयारी की उस ज़माने में तस्वीरें छप रही थी इलेक्शन से 3-4 महीने पहले, मीम्स याद है, वो भर के इस्लामाबाद लैंड करता था और उनके गले में पट्टा डाल के तस्वीर खिंचवाई जाती थी रोजाना, एक एमपी दो फलाना ये वो। अब ये जो उधार पे और लीज पे लोग इलेक्शन से 3 महीने पहले लाए गए, उन पे तकिया करके कोई स्ट्रेटजी बनाना कि ये तो मेरे हैं ही, बिल्कुल, और फिर उस बंदे को भूल जाना जिसने इस लीज का बंदोबस्त करवाया था, तो यार ये तो बहुत ही आला दर्जे की जहानत है। हाँ मतलब ऐसा ही है, लेकिन अगेन जैसे मुबशिर ने अभी अपना सवाल किया था कि एक वो जो फैक्शन है तो उसको लेके इसको एज अ रोल मॉडल इस्तेमाल कर रही है कि सर देखें ये होता है एहतिसाब जिसमें अपनों को भी नहीं बख्शा जाता। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें आप देखते हैं। और ये मिसाल वैसे आपने अक्सर देखी होगी, चाहे आप रूस ले लें, चाहे आप तुर्की ले लें, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपने ही दोस्तों को, बिजनेसमैन फ्रेंड्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बाद में साइडलाइन करते हैं। हाँ, लेकिन उनमें से कोई एक जहांगीर तरीन नहीं था। देखो, अगर तुम मुझे लाओगे ना यहाँ
तो मैं खुद को महफूज बनाने के लिए सबसे पहले ये इंतजाम करूंगा कि तुम्हें गेट से बाहर कर दूं। हाँ, लेकिन अगर इसलिए कि तुम मेरी हर बात जानते हो। लेकिन अगर कुर्सी की किस्तें मैं अभी तक दे रहा हूँ ना बॉस, तो फिर मसला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये यार 2 टांगे इस कुर्सी की मेरी है, वो मैं साथ ले जा रहा हूँ। ये न सिर्फ उस कुर्सी की बल्कि इस कुर्सी की भी, बल्कि पूरे स्टूडियो की। पूरे स्टूडियो की लीज मेरे पास है। बहरहाल समझ तो गए होंगे, वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी सिफारतकारी की। ऐसे आपको पता है कि 9 साल बाद रूस के फॉरेन मिनिस्टर का दौरा हुआ है पाकिस्तान का। ये है मिस्टर सर्गे लावरोव और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब से तो मुलाकात हुई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हुई है। अच्छा, अब इन मुलाकातों में क्या बात की गई है? ज़ाहिर है कि हमारे सामने जो खबर आई है वो एक थोड़ी सी प्रोफॉर्मा किस्म की खबर है कि जी बाहमी ताल्लुकात पर बात हुई है, कश्मीर पर बात हुई है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, कुछ मिलिट्री सप्लाईज की भी बात हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत अमन है, उस पर भी हम आते हैं। मेरे लिए शायद जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है सिंपली कि ये दौरा हुआ है क्योंकि अभी सरगे साहब 2 दिन न्यू दिल्ली में गुजार कर आए हैं, फिर 2 दिन पाकिस्तान में गुजार के आए हैं। और अगर हम थोड़ी सी बिगर पिक्चर को देखें तो हाल में ही अमेरिका की तरफ से, जो मेरे लिए नाकाबिले समझ है अभी भी, पाकिस्तान को बज़ाहिर स्नब किया गया है। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भी हमें नहीं बुलाया गया। कैरी साहब भी आए और कैरी साहब ने भी कोई लिफ्ट नहीं किया, कोई फ़ोन कॉल भी नहीं हुई। तो ये दो साइड में जो साइड बाय साइड जो चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब क्या है? यही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने आज दावत दी है कामरान यूसुफ साहब को। नो हिम, बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी बीट पे। तो कामरान, पहले तो इमीडिएटली इस दौरे की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस। 9 साल बाद एक रूस का फॉरेन मिनिस्टर आता है पाकिस्तान के दौरे में, वो भी भारत को विजिट करने के बाद। इसके हम क्या माने निकाल सकते हैं? वेल, इसके माने बड़े ज़्यादा हैं कि जो खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं, जो पुराने कभी दुश्मन थे अब वो दुश्मन नहीं रहे, वो दोस्त बनते जा रहे हैं। और आपके नाजरीन के लिए ज़रा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, शायद बहुत से लोगों के लिए ये हैरान कुन है जिस तरीके से पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आ रही है। लेकिन इसका सिलसिला आज नहीं शुरू हुआ, इसका सिलसिला कई साल पहले शुरू हुआ था। एंड टू बी प्रिसाइज 2011 के बाद ये शुरू हुआ। और 2011 इसलिए शुरू हुआ, अगर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो वर्स्ट ईयर था। रेमन डेविस का वाकया हुआ, OBL वाला इंसिडेंट हुआ, सलाला वाला वाकया हुआ। उसके बाद जो पाकिस्तान की रियासत है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक फैसला लिया कि अपने जो तमाम जो हमारे अंडे हैं वो अमेरिका की टोकरी में नहीं डालने, अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना है। और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। पहले खामोशी के साथ हमने रूस के साथ उसको रीच आउट किया, और फिर रूस को भी पता था कि अब भारत जो है वो अमेरिका के कैंप में जा रहा है, तो फिर दोनों के दरमियान कन्वर्जेंस हुई। और जो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, मेरे ख्याल में 2016 में, जब पहली दफ़ा रूस की जो अफवाज हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर आई। बावजूद इसके, मैंने ही वो स्टोरी ब्रेक की थी कि भारत ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि वो विजिट ना हो, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले उरी वाला हमला हुआ था। लेकिन रूस ने भारत का जो एहतजाज था या उसका जो ऑब्जेक्शन था उसको ओवर रूल किया और क्लियर कट एक इंडिकेशन दी कि अब वो जो अपनी पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से, वो न्यू दिल्ली के बेस के ऊपर वो नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली फॉलो करेंगे। तो ये जो आज का विजिट है, ये कोई नई बिगिनिंग नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है। कई सालों से ये प्रोसेस जारी था, और मेरे ख्याल में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये तब कंप्लीट होगी जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अच्छा कामरान, जो मिलिट्री हार्डवेयर की भी बात हुई और जाहिर है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। स्पुतनिक वैक्सीन की बारे में भी बात हुई, और ये कहना कि पाकिस्तान में उसको बनाने के लिए अगर रूस कोई हेल्प कर सकता है, उस चीज़ की भी हमें यकीन। लिक्विड गैस की भी ऑफर। तो जो पाइपलाइन है मुल्तान से, सारी जो गैस की पाइपलाइन है उस बारे में भी, और उस बारे में कहा जा रहा है कि जून जुलाई तक उस पर काम शुरू भी हो जाएगा। तो डेवलपमेंट्स आर ऑलरेडी हैपनिंग। एग्जैक्टली, आई थिंक जो सबसे पहले जो वैक्सीन की बात है उसमें मेरे ख्याल में हमारी अपनी कोताही है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम
5 लाख डोजेस मजीद चाहते हैं कि प्राइवेट जो वहाँ से इंपोर्ट की जाएं। लेकिन अगर आप देखें रूस के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े तौर पर कहा कि वो ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड हैं और जो पहले उनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं वो उनको पहले पूरा करेंगे। 1.5 लाख और जो वैक्सीन्स हैं, शॉट्स हैं, वो देने की उन्होंने बात की है। तो उसमें मेरे ख्याल में हमारा भी थोड़ा सा कसूर है कि हमें पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर प्लानिंग कर लेते तो शायद हमें ज़्यादा आसानी होती। दूसरा, जो बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान गुज़श्ता 2-3 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करें, क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर होगी। लेकिन जो रूस है, जो मेरे सिफारती हल्के हैं, वो कहते हैं कि रूस के सदर जब आएंगे तो उनको को बेचने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम हो। जिस तरह अभी नॉर्थ साउथ आपने गैस पाइपलाइन की बात की, ये मेरे ख्याल में $1.5-2 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 2015 में ये साइन हुआ था, उसके बाद कोई इस पर प्रोग्रेस नहीं हुई। तो इस तरह के 2-4 बड़े जब प्रोजेक्ट्स जब पाकिस्तान उसके अंदर कोई प्रोग्रेस दिखाएगा तो मेरे ख्याल में फिर रूस के साथ हमारी जो नई राहें हैं वो खुलने के काफ़ी मौके हैं। और जाहिर है रुकावटें भी हैं इसमें, क्योंकि अफ़गान पीस डील पे अभी तक पाकिस्तान और अमेरिका का जो है कोई दोबारा से उस तरह से रब्ता नहीं हुआ। और तमाम इंडिया ये हैं कि अमेरिका शायद भारत को वहाँ पर एक रोल दे करके ख़ुद निकल जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में रूस और चीन और पाकिस्तान जिस तरह से अफ़गान हल को देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो जो पीस डील थी, अफ़गान पीस डील, वो ख़त्म हो चुकी है? मेरे ख्याल में ये कहना कबल अज़ वक्त है कि अफ़गान पीस डील ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ये बात वाज़े है कि एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान, ये वो ममालिक हैं जो ज़ाहिर है कि इमीडिएट नेबर्स भी हैं अफ़गानिस्तान के। इनका मौक़िफ़ जो है, इनके अंदर एक आपको कंसेंसस नज़र आता है कि ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो बैनुल अक़वामी अफ़वाज है उनका एक ऑर्डरली विथड्रॉ होना चाहिए। और इस वजह से मेरे ख्याल में रूस का जो किरदार है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। रही बात भारत के किरदार के हवाले से, आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि अगर आप देखें ये जो 4 नुकाती एक नया प्रपोजल आया था बाइडेन इंतजामिया की तरफ से, जिसमें एक UN मैंडेटेड एक कॉन्फ्रेंस टर्की में होने जा रही है, जिसमें भारत को भी बुलाया गया है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा सख्त एहतजाज किया है, बल्कि एक बहुत सीनियर हुकाम है जो डायरेक्ट इस सारे मामले को डील करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा मुझे कि हमारा इस मामले के ऊपर अमेरिका के साथ मैच पड़ गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ठीक है वो इकोनॉमिक और बाकी चीज़ों में करें, लेकिन जहाँ तक बराह रास्त पीस प्रोसेस की बात है उसमें भारत का कोई किरदार नहीं है। और मेरे ख्याल में किसी हद तक रूस भी और चीन भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। अगर आप देखें ट्राइका प्लस की जो मीटिंग हाल ही में मार्च में हुई, उसमें भारत मधु नहीं था, दो कि मॉस्को फॉर्मेट में वो एक बड़ा फॉर्मेट है, उसमें वो शामिल है। तो जो डायरेक्ट बराह रास्त जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान भी समझते हैं कि शायद इंडिया के उतने स्टेक्स नहीं हैं जितने बाकी ममालिक के। अच्छा कामरान, अब हमने बात छेड़ ही दिया क्योंकि अफगानिस्तान की, तो अब मैं आना चाह रहा हूँ अमेरिका और अमेरिका की एटीट्यूड प्रॉब्लम की जानिब। अब जाहिर है कि कभी ना कभी तो उन्होंने विड्रॉ करना ही है अफगानिस्तान से, लेकिन जो कुछ भी होगा अफगानिस्तान में, वो तो गल्फ से भी जा रहे हैं, वो तो सब कुछ मतलब करना है, लेकिन हमारी मदद भी उनको चाहिए होगी, यानी पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली जो पाकिस्तान की क़यादत से जो सिग्नल्स आए थे कि जी बिल्कुल हम सबके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, कि कुछ एक कैरेट ऑफर की जाएगी, कम से कम एक बात की जाएगी, लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही आप इग्नोर किए जा रहे हैं। हमें मेरी नज़र में स्नब किया जा रहा है। अगेन मैं बार बार ये वो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की भी बात कर रहा हूँ, कैरी की विजिट की भी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे थे कि हमारी कोशिश थी 2011 के बाद कि हम अपने सारे अंडे अमेरिका की टोपी में ना डालें। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका हमें पुश कर रहा है कि नहीं जी, आपने अपने सारे अंडे चीन की टोपी में ही डालने हैं, उनकी टोकरी से उठा लें, उनकी टोकरी से उठा लें। लेकिन ऐसा क्यों है, ये मैं आपसे सवाल है एक। अच्छा, और अमेरिका पाकिस्तान के साथ वही सलूक कर रहा है जो जहांगीर तरीन से इमरान खान कर रहे हैं। यार अब चले, सॉरी ओके सॉरी, एक वक्फा लेते हैं फिर से बात करें। वेलकम बैक जी। हम बात करें कामरान यूसुफ से। कामरान, ब्रेक से पहले मैं आपसे यही पूछ रहा था कि
अब हमारे यहाँ तो हमेशा यही हमें आदत है ना कि सर ये ब्लॉक बन गया, हम इस ब्लॉक में शामिल हो जाएंगे, हम दूसरे ब्लॉक के साथ लड़ेंगे। ये मुझे क्यों लग रहा है कि अमेरिका हमें फोर्स कर रहा है एक तरह से कि सर आप हमारे से तो बिल्कुल ही हट जाएं और आप चीन के साथ ही रहें और सेकंड नंबर पर आप रूस के साथ रहें। क्या ये एक काफ़ी नाकाबिले समझ स्ट्रेटजी नहीं है अमेरिका की तरफ से? इसको दूसरे अंदाज से भी देखें। जो स्नब की आप बात कर रहे हैं, दो के दफ्तर खारजा ने सरकारी तौर पर कोशिश की कि नहीं वो हमें इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हम तो हमारा जो एमिशंस है वो 1% हम करते हैं, वो क्राइटेरिया अलग था। लेकिन प्राइवेटली मेरे दफ्तर खारजा के लोगों से बात हुई, वो एतराफ़ करते हैं कि ये बहुत बड़ा स्नब है। जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अपने आप को आप चीन से डिस्टेंस करें। और पाकिस्तान ने भी ये कोशिश की है, अगर आप हमारे बयानात देखें हालिया, बिल्कुल। हमने ये नहीं कहा कि सी पैक जो है वही हमारा जीना मरना है, बिल्कुल हम उसे कहते हैं सेंट्रल है हमारी डेवलपमेंट के लिए, बट हमें चीन के लेंस या सी पैक के लेंस से ना देखा जाए। वी आर ओपन के अगर अमेरिका के साथ ओपन फॉर बिजनेस हम चाहते हैं तो जरूर करेंगे, लेकिन शायद वो जो सिग्नलिंग हम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा और अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। और जो हमारे पॉलिसी साज हैं उनके अंदर एक ये डिबेट इस वक्त चल रही है कि फर्ज करें कि अगर फ्यूचर में ये होता है कि अगर अमेरिका और भारत का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है ये बढ़ता है, ऑलरेडी उनके दरमियान कितने दिफाई मुआहदे हो चुके हैं, और अमेरिका अगर भारत की इस्तेदाद बढ़ाता है चीन के खिलाफ तो हमारी भारत के साथ दुश्मनी है, तो कल कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है तो वो ज़ाहिर हथियार हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक डिबेट यहाँ पे मौजूद है कि कहीं फिर मजबूरन पाकिस्तान को जो चाइना का जो सिक्योरिटी कवर है वो ना लेना पड़े, उनके साथ कोई डिफेंस पैक्ट करना पड़े। तो अगर अमेरिका हमें उस तरफ लेकर जाएगा हमारी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की आज भी ये कोशिश है, पाकिस्तान कहता है कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि माजी में हमने जो गलतियां की उनको ना दोहराया जाए। हम चाहते हैं कि एक बैलेंस मेंटेन करें, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हों, चीन के साथ भी ताल्लुकात हों, रूस के साथ भी ताल्लुकात को फ़रोग दे पाएं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या हम ये तवाज़ुन मेंटेन कर पाएंगे। एटलीस्ट प्रिंसिपली पाकिस्तान समझता है कि चीन और अमेरिका की जो लड़ाई है उसमें हमने प्रॉक्सी नहीं बनना। अगर हम कोई फैसिलिटेशन कर सकें दोनों मुल्कों के दरमियान वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान की इस्तेदाद इतनी है, जो हमें इंटरनल चैलेंजेस हैं, जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, क्या हम बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे? आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, बहुत बड़ा ये सवाल जो है। पाकिस्तान तो बाय डिफ़ॉल्ट उस तरफ जा रहा है जिसको शायद 1949 में चले जाना चाहिए था इवेंचुअली, कि आप अपने ही खित्ते के ममालिक के साथ एक अलायंस करके, और रशिया का जो मिसाल है जिस तरह से लियाकत अली ख़ान नहीं गए थे और वो दौरा जिस तरह से भी हुआ उसके बाद से जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी, तो आपको लगता है कि बेहतर होगा हमारे लिए कि हम ब्लॉक के अंदर जो सारी पावर वैसे भी यहीं कंसंट्रेट हो रही है चाइना और रशिया में? आई थिंक जो हमारे यहाँ सेनर सिफारती हल्के हैं उनका ख्याल है कि हमें ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। बेशक आपका अगर प्राइवेटली अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग चीन के साथ या रूस के साथ होती है तो इसको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ब्लॉक पॉलिटिक्स सपोर्ट नहीं करती। माजी की आपने हवाला दिया कि हमने रूस को छोड़ के अमेरिका का साथ दिया, वक्ती तौर पे हमें फ़ायदा भी हुआ लेकिन उसका नुकसान भी हुआ। जो 2011 के बाद जैसे मैंने कहा ना कि हमने एटलीस्ट एज प्रिंसिपल ये फैसला किया हुआ है कि हमने कोशिश कर दी है कि अपने ताल्लुकात में एक तवाज़ुन मेंटेन करना है जितनी भी बड़ी ताकतें हैं। बेशक चीन हमारा स्ट्रेटेजिक लेकिन पार्टनर कामरान है। ये हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, रियलिटी कैसे मुमकिन है उसकी वजह है कि चीन का तो माल लगा हुआ है। कल कला अगर चीन को ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ज़रूरत विज़ावी अमेरिका, तो पाकिस्तान ना कैसे कर सकता है चीन को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हमारी ख्वाहिश अपनी जगह पे, क्या सवाल ये है कि क्या हम ये तवाज़ुन मेंटेन कर पाएंगे। चीन के हवाले से पाकिस्तान के जो हुकाम है उनका ख्याल है कि शायद चीन भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान, अगर आप देखें चीन के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कभी भी नहीं कहता कि हमारा पाकिस्तान के साथ या किसी और मुल्क के साथ मिलिट्री अलायंस है। उनकी डिप्लोमेसी बड़ी डिफरेंट है और वो कभी भी खुल के ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान उस तरीके से उनकी हिमायत करे। बिहाइंड द सीन जरूर हमें पुश करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक एडवांटेज है जो चीन हमसे कहता है कि आप फोकस करें जो आपकी इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उनको एड्रेस करने की। इवन के ये जो अभी इंडिया के साथ कुछ कोशिश हो रही है नॉर्मलाइजेशन की, चीन, बहुत से लोगों का ख्याल है कि चीन उसके हक में नहीं है। चीन उसके हक में है कि क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान थोड़े से मामला ठीक होंगे तो सी पैक में भी जो पेशरफ्त है वो ज़रा आसान होगी।
तो चीन को कदरे मेरे ख्याल में डील करना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा आसान है। प्रॉब्लम अब ये है कि हम चीन को भी नाराज कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है सेंस यही है कि शायद सी पैक के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो रहा, और चीन की सेंस ये है कि शायद हम अमेरिका के डर की वजह से या हम अपने जो तवाज़ुन मेंटेन करने के चक्कर में हम जो है वो सी पैक को पसे पुश डाल रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ठीक पॉलिसी नहीं होगी। हमें सोच समझ के फैसले करने हैं। हाँ, कि मतलब यहाँ से भी आपको नुकसान मिले और वहाँ से भी आपको नुकसान मिले, यकीनन ये तो अच्छी पॉलिसी नहीं हो सकती। ये जो बदकिस्मती से जो हम बात कर रहे थे ना, बैलेंसिंग एक्ट करने की, हमारी तकदीर में ख्याल शायद यही है कि हमेशा हम किसी न किसी किस्म की, मतलब कि नीचे एक दलदल है जिसके अंदर मगरमच्छ हैं और आप एक रस्सी के ऊपर चल रहे हैं कि इधर गिरे तो मरे, उधर। फिर शायद हमारी साइकी भी ये है कि आदत पड़ गई है हमें कि जब तक हम किसी अब्बा जी की उंगली ना पकड़ें हम बाजार में नहीं निकलते। नहीं, लेकिन पता है एक और ये भी साइकी बनी है। लेकिन वो तो है साइकी, लेकिन उस साइकी की भी तो कुछ वजूहात है ना। हाँ, जाहिर है, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी वजह इंडिया है, और अगर इंडिया को जो फुल स्टिल्टेड यूएस सपोर्ट मिल रही है, आपके पास अगेन जैसे हम सब यही कह रहे हैं कि ख्वाहिश हमारी हो सकती है, लेकिन शायद हकीकत को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास ऑप्शंस इतने नहीं है। कामरान, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये ओवरऑल यूएस पॉलिसी के बारे में। अभी मैं एक नेशनल इंटरेस्ट में भी एक बड़ा अच्छी मज़ेदार आर्टिकल पढ़ रहा था। पाकिस्तान का भी इसमें इसी तरह जिक्र था, लेकिन ज़्यादातर जिक्र था जो अमेरिका की पॉलिसी रूस के साथ है, कि जैसे उठते के साथ बाइडेन ने कहा कि पुतिन कातिल है, हाँ, इसकी कोई रूह नहीं है, ही डजंट हैव अ सोल। अलास्का में चीन के साथ इनकी जो पहली मुलाकात होती है, आई थिंक ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी फुल अग्रेसिव मोड में। तो अमेरिका के साथ हो क्या रहा है? क्या ये एक सुपर पावर का जो नशा था कि भाई वी आर नंबर 1, वी विल ऑलवेज बी नंबर 1, ये अभी नजर आ रहा है इनको कि काफी चीजों में हम नंबर 2 या नंबर 3 ना हो जाएं? तो क्या इनसे संभाला नहीं जा रहा साइकोलॉजिकली? मेरे ख्याल में इसको दो राय नहीं है। देखें, अगर उसकी आप देसी मिसाल दें कि कोई भी जो गांव का चौधरी हो, बहुत अरसे तक कुछ राज किया हो, और उसके मुकाबले में एक और चौधरी खड़ा हो जाए, तो जो पुराना चौधरी है वो इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं। मेरे ख्याल में ये लोग तो अब इट्स अ फैक्ट कि लोग कहते हैं कि ये चीन की सदी है और चीन को आप रोक नहीं सकते। अगर आप अलास्का के जो टॉक्स की बात की, वहाँ पे जो यांग चीची थे, उन्होंने बड़ा वाजे तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ये समझता है कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चीन के साथ बात करें तो उनकी खाम ख्याली है। अब वो वाले हालात नहीं रहे। आज इवन के रूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बात की, उन्होंने क्वाड को इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया कि ये जो अमेरिका एक डिवाइसिव पॉलिसी खित्ते में कर रहा है, उससे मामलात ख़राब होंगे। तो चीन और रूस जो हैं वो आपको बड़ी हद तक अलाइंड होते नजर आते हैं, और ये जो टेंशन आपको नजर आ रही है, शायद अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कैसे चीन जो है वो अब दुनिया की नंबर 1 ताकत बनता जा रहा है। टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, बड़ी तफसील से आपने बताया। तो नाज़रीन, आज के लिए कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।